वहाँ उसको ऑन कीजिए। Good evening to all of you and welcome back to the session of current affair. In this session I am going to discuss some important article of the Hindu newspaper that are very much relevant for upcoming UPSC CSC examination and other PCS examination. So without wasting our time, I'm going to discuss today's news. In this discussion there are 6 articles in the news and we will discuss them one by one. So first article is सेंटर नोटिफाइड ऑल फोर्स लेबर कोड्स, है ना। 2020 में लेबर कोड पास किए गए थे, वो अभी उसका अभी तक नोटिफिकेशन नहीं हुआ था, तो सेंटर ने कल उसको नोटिफाई किया है, उसके बारे में न्यूज है और इट्स बिलोंग टू जीएस पेपर 2 सोशल जस्टिस। नेक्स्ट आर्टिकल इज CISF डेजिग्नेटेड एज सिक्योरिटी रेगुलेटर फॉर सी पोर्ट। हम लोग को मालूम है कि हमारे कंट्री में 13 मेजर पोर्ट्स हैं और मल्टीपल माइनर पोर्ट्स हैं, तो उनके सिक्योरिटी के लिए CISF को डिजिग्नेट किया गया है। थर्ड इज इंडियन एयरफोर्स तेजस फाइटर जेट क्रैश एट दुबई एयर शो, इट वाज आल्सो इन द न्यूज एंड इट बिलोंग्स टू आवर जीएस पेपर 3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी IAEA, इसके बारे में हम लोग थोड़ा डिस्कस करेंगे। इट ऑल्सो बिलोंग्स टू जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। एंड फिफ्थ इज डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, वो वहाँ पे उसका जो कैपिटल है वो न्यूज में है, क्यों न्यूज में है वो देखना है। एंड लास्ट वन इज G20 समिट, दैट इज जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। सो आते हैं फर्स्ट न्यूज पे। फर्स्ट न्यूज क्या है? सेंटर नोटिफाइड ऑल फोर्स फॉर न्यू लेबर कोड्स। कौन कौन से 4 न्यू लेबर कोड हैं उनको, जिनको नोटिफाई किया गया है? तो कोड ऑन वेजेज, इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड, कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी एंड ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड 2020। ये सब सारे कोड 2020 में पास किए गए थे, लेकिन अभी तक उनको नोटिफाई नहीं किया गया था। सो दिस कोड्स रिप्लेस 29 फ्रेगमेंटेड लेबर लॉज, मेनी डेटिंग बैक टू द प्री इंडिपेंडेंस इरा। सो बहुत सारा फ्रेगमेंटेड लेबर लॉज था, है ना। लेबर लॉज से रिलेटेड बहुत सारे एक्ट थे, अबाउट 29 एक्ट, उन सबको मर्ज कर दिया गया इन 4 लेबर कोड्स में। So earlier implementation had been delayed due to trade union protest, means 20, ये बात हो रहा है कि 2020 के बाद भी 5 साल लग गए इनको नोटिफाई करने में, बिकॉज, और ये डिले हुआ है ड्यू टू ट्रेड यूनियन प्रोटेस्ट which continue even after notification। नोटिफिकेशन के बाद भी प्रोटेस्ट चल रहा है ट्रेड यूनियन का। क्यों? तो ट्रेड यूनियन का मानना है कि 10 सेंट्रल ट्रेड यूनियंस issued a joint statement calling the codes एंटी वर्कर एंड प्रो एम्प्लॉयर। ट्रेड यूनियन जितने भी हैं, मतलब लगभग 10 सेंट्रल ट्रेड यूनियन, उनका मानना है कि जो जितने भी सारे कोड आए हैं, खास करके 4 कोड, वो वर्कर के हित के अगेंस्ट में है और ये प्रो एम्प्लॉयर है। सो और गवर्नमेंट का पर्सपेक्टिव क्या है? गवर्नमेंट का पर्सपेक्टिव जस्ट अगेंस्ट है ट्रेड यूनियन का। तो प्राइम मिनिस्टर हमारे क्या बोले हैं? डिस्क्राइब द कोर्स एज ए वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव एंड प्रोग्रेसिव लेबर ओरिएंटेड रिफॉर्म्स सिंस इंडिपेंडेंस। और उन्होंने हाईलाइट किया कि क्या क्या बेनिफिट है, लाइक यूनिवर्सल सोशल सिक्योरिटी, मिनिमम एंड टाइमली पेमेंट ऑफ वेजेज, सेफ वर्क प्लेसेस एंड रेम्यूनरेटिव अपॉर्चुनिटी फॉर वर्कर्स। एट द सेम टाइम जो यूनियन लेबर मिनिस्टर है, उनका नाम है मनसुख मंडाविया, उन्होंने बोला कि एम्फेसाइज दैट द कोर्ट्स विल फॉर्मलाइज एम्प्लॉयमेंट, उनका मानना है, एंड स्ट्रेंथन वर्कर्स प्रोटेक्शन and simplify and align the labor ecosystem with global standard। सो क्या क्या रिफॉर्म आए हैं थोड़ा देख लेते हैं इन 4 लेबर कोड से। तो की रिफॉर्म्स एंड फीचर्स आर सोशल सिक्योरिटी एंड एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड किया गया है, मतलब इन सारे कोड में से इंकरेज किया गया है यूनिवर्सल सोशल सिक्योरिटी कवरेज को, एंड दैट एक्सटेंड टू गिग्स एंड प्लेटफॉर्म वर्कर्स। सेकंड वन इज फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉयमेंट इंट्रोड्यूस किया गया है, like contractual and fixed term employee will receive same benefit as a permanent workers। जैसे हम लोग को मालूम था कि परमानेंट वर्कर्स को लीव, मेडिकल, है ना, मेडिकल लीव, सोशल सिक्योरिटी, ये सब मिलता है, मेडिकल फैसिलिटीज मिलते हैं, लेकिन जो भी कॉन्ट्रेक्चुअल वर्कर थे उनको ये सब फैसिलिटी, सोशल सिक्योरिटी वाला फैसिलिटी नहीं मिलता था। अब उनको दोनों को एक प्लेटफॉर्म पे खड़ा कर दिया गया। डिफाइंड टर्म्स फॉर द फर्स्ट टाइम लाइक गिग वर्कर्स, प्लेटफॉर्म वर्क एंड एग्रीगेटर्स। विमेन के लिए कुछ राइट को और एक्सपेंड किया गया है, लाइक एबिलिटी टू वर्क इन द नाइट,
वर्कप्लेस सेफ्टी प्रोविजन एंड जेंडर न्यूट्रल वर्क पॉलिसीज। वेज रिफॉर्म में भी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। ऐसे ही क्या है, वेज रिफॉर्म में भी कुछ चेंजेस किया गया है, लाइक नेशनल मिनिमम वेज इंप्लीमेंट किया गया है, स्टैट्यूटरी बैकिंग फॉर मिनिमम वेज इंश्योर टाइमली एंड फेयर पेमेंट। हेल्थ एंड सेफ्टी के लिए बताया गया कि जो भी वैसे वर्कर जिनका एज मोर देन 40 ईयर्स है उनको फ्री एनुअल हेल्थ चेकअप किया जाएगा। सो इट मीन्स फ्री एनुअल हेल्थ चेकअप्स फॉर वर्कर्स एजेड ओवर 40 ईयर्स। पैन इंडिया एसिक कवरेज इंक्लूडिंग वर्कर्स इन हैजार्डियस process and establishment of national occupational safety and health board to harmonize safety standards। कुछ कंप्लायंस को सिंप्लीफाई किया गया है, लाइक इंट्रोडक्शन ऑफ सिंगल रजिस्ट्रेशन लाइसेंस एंड रिटर्न सिस्टम टू रिड्यूस ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स एंड इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर मोड टू इनकरेज सपोर्टिव कंप्लायंस रेदर देन प्यूनिटिव इंस्पेक्शन। सो फास्टर डिस्प्यूट रेजोल्यूशन थ्रू 2-member ट्राइब्यूनल, और एक 2-member ट्रिब्यूनल भी बनाया गया है कि यदि कोई डिस्प्यूट होता है तो उसको रिजोल्व किया जा सके। तो आते हैं क्वेश्चन पे। बेस्ड ऑन दिस डिस्कशन देयर इज अ क्वेश्चन फॉर यू, ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। So now I am going to solve this question. Statement 1 पे आते हैं। Statement 1 क्या बोल रहा है? The courts replaced 29 older labor laws, many of which date back to pre-independence and early post-independence period. This statement is correct. Second is fixed term and gig platform workers are now entitled to social security and other benefits similar to permanent employees. It is also correct. Statement 3 is a national occupational safety and health board has been established to harmonize safety standards across India. This article, this statement is also correct. It means option B is the correct answer. Next article is related to the security, that is government plans to unify security regulation for 250 seaports. इसका मतलब क्या है कि गवर्नमेंट प्लान कर रही है कि जितने भी सीपोर्ट है इंडिया में, ऑल्दो इट इज मेजर सीपोर्ट और माइनर सीपोर्ट और प्राइवेट सीपोर्ट, जो भी इसका सिक्योरिटी है उसको यूनिफॉर्म किया जाए। और इसको यूनिफॉर्म करने के लिए CISF को डिजिग्नेट किया गया। हमें मालूम है कि अभी तक जो रादर देन यदि हटा दें, मेजर पोर्ट को हटा दें, तो बाकी जितने भी माइनर पोर्ट हैं और प्राइवेट पोर्ट हैं उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रही थी प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी और स्टेट पुलिस। लेकिन इन सबको हटाकर अब यूनिफॉर्म सिक्योरिटी कवरेज दिया जा रहा है बाय सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। तो इसीलिए न्यूज में हम लोग देखते हैं। सो CISF designated as security regulator for seaport, that is the union government has designated the central industrial security force, that is CISF, as the security regulator for over 250 seaports in India. This aims to create a uniform security architecture including private seaport handling cargo through deployment of sovereign entity. At least 80 seaports handling exports and imports of goods will initially be regulated by seaport. मतलब शुरू में लगभग 88 पोर्ट्स को CISF के कंट्रोल में दिया जाएगा, फिर धीरे धीरे उसको एक्सपेंड करके इट विल रीच अप टू 250 seaports. रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ CISF क्या क्या दिया है? तो एक्सेस कंट्रोल मैनेजमेंट, स्क्रीनिंग ऑफ कार्गो एंड पेट्रोलिंग ऑफ द सी फ्रंट। तो ये सब रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा CISF का। CISF will provide a sovereign security presence at cargo handling seaports and currently CISF secures all 13 major seaports in India. अभी सारे 13 मेजर जो सीपोर्ट्स हैं इन इंडिया उसको सिक्योर करने का काम कर रहा है CISF, लेकिन अब उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है एक्सपेंड होने वाला है। एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी सिचुएशन क्या है? तो नो यूनिफॉर्म सिक्योरिटी टेम्पलेट एग्जिस्टिंग फॉर सीपोर्ट। हमने जैसे बताया कि कोई यूनिफॉर्म सिक्योरिटी आर्किटेक्चर सी पोर्ट सिक्योरिटी के लिए नहीं था। अभी बहुत सारे पोर्ट्स जो हैं प्राइवेट सेक्टर एजेंसी के द्वारा सिक्योर किए जा रहे थे और लोकल पुलिस के द्वारा सिक्योर किए जा रहे थे। लेकिन
अभी इस एग्जिस्टिंग आर्किटेक्चर को ही चेंज करने के लिए गवर्नमेंट ने ये एक्शन लिया है। सो सिक्योरिटी एट मेनी सीपोर्ट्स इज मैनेज्ड बाय प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी और लोकल पुलिस। गाइडलाइंस एंड रेगुलेशन, तो इन 2023 following the national security strategy conference the ministry of home affairs issued guidelines on seaport security। उसके बाद क्या हुआ, इन 2025 the ministry of ports shipping and waterways designated CISF as the recognized security organization that is RSO for seaports under international ship and port facility code, है ना। तो चैलेंजेस क्या है, कुछ चैलेंजेस आइडेंटिफाई किए गए हैं, है ना। क्या है, तो एडिक्वेट डिप्लॉयमेंट एग्जिस्ट एट लैंड बॉर्डर्स बट कोस्टल सिक्योरिटी इज स्टिल अंडर डेवलप्ड। क्यों, हम लोग को मालूम है कि अभी कोस्टल सिक्योरिटी जो है ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है, स्पेशली आफ्टर 2008 मुंबई ब्लास्ट, जहां से टेररिस्ट जो है कहां से आए थे, कोस्टल रीजन से ही आए थे, तो उसके कारण कोस्टल सिक्योरिटी को और इंप्रूव करने की जरूरत थी। तो कोस्टल एरियाज आर ओपन एंड सिक्योरिटी आर्किटेक्चर इज लार्जली एब्सेंट, सो नो सॉवरेन एंटिटी करेंटली सिक्योर्स प्राइवेट सीपोर्ट्स। तो क्या किया गया, हाइब्रिड सिक्योरिटी मॉडल इंट्रोड्यूस किया गया था। कोर सिक्योरिटी ड्यूटीज एट ऑल एक्सपोर्ट इंपोर्ट पोर्ट्स सीआईएसएफ करेंगे, बट नॉन कोर ड्यूटी जो है मे बी परफॉर्म बाय स्टेट पुलिस और प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी। तो थोड़ा बहुत हम लोग सीआईएसएफ के बारे में जान लेते हैं। सीआईएसएफ क्या है, तो इट इज ए टाइप ऑफ, मतलब वन ऑफ द टाइप ऑफ सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स इन इंडिया, जिसका एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल एमएचए के पास है, मींस यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, और जिसका हेडक्वार्टर इज इन न्यू दिल्ली। मोटो क्या था इसका, प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी, और यह फॉर्म हुआ था इन 1969 आफ्टर द इनेक्टमेंट ऑफ सीआईएसएफ एक्ट 1968। ओरिजिनल रोल क्या है, तो सबसे पहले इसको लाया ही गया था सेंसिटिव पब्लिक सर्विसेज सेक्टर को, मतलब जो भी पीएसयू थे, सेंसिटिव पीएसयू, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए। तो इट प्रोवाइड्स इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी कवर टू सिलेक्टेड सेंसिटिव पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। और 1983 के अमेंडमेंट के बाद इट वाज फॉर्मली डिक्लेयर्ड एन आर्म फोर्स ऑफ द यूनियन। तो जैसा कि हमने देखा, कुछ देख सकते हैं अभी क्या क्या फंक्शन है सीआईएसएफ के पास। तो सबसे पहले क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है हमारे कंट्री में, उन सब को सेफगार्ड करती है। तो प्रोटेक्ट्स इंडिया वाइटल इंस्टॉलेशन लाइक न्यूक्लियर फैसिलिटीज, स्पेस एस्टेब्लिशमेंट, एयरपोर्ट्स, सीपोर्ट्स एंड पावर प्लांट्स। एयरपोर्ट सिक्योरिटी सीआईएसएफ को दिया गया आफ्टर 2000। गवर्नमेंट बिल्डिंग एंड हेरिटेज, जो हेरिटेज बिल्डिंग है गवर्नमेंट का, उसको भी सिक्योर करता है, लाइक दिल्ली मेट्रो, पार्लियामेंट हाउस कॉम्प्लेक्स, सेंट्रल जेल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, एटसेट्रा एंड एटसेट्रा। सीआईएसएफ कुछ लोगों को वीआईपी सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। सो स्पेशलाइज्ड वीआईपी सिक्योरिटी वर्टिकल प्रोवाइडिंग 24/7 प्रोटेक्शन टू इंपोर्टेंट प्रोटेक्टीज। डिजास्टर मैनेजमेंट में स्पेशलाइज्ड है, सो पर्सनल ट्रेन इन डिजास्टर रिस्पॉन्स इनेबलिंग एक्टिव पार्टिसिपेशन ड्यूरिंग अर्थक्वेक, फ्लड, साइक्लोन्स एंड अदर इमरजेंसी। फायर प्रोटेक्शन के लिए सीआईएसएफ को यूज करते हैं हम लोग। तो वन ऑफ द इंडिया लार्जेस्ट फायर प्रोटेक्शन सर्विस प्रोवाइडर है सीआईएसएफ इन इंडिया विद अ कस्टमाइज्ड एंड डेडिकेटेड फायर विंग। कॉर्पोरेट सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है। आफ्टर 2008 मुंबई टेरर अटैक, सीआईएसएफ मैंडेट वाज एक्सपेंडेड टू प्राइवेट कॉर्पोरेट एस्टेब्लिशमेंट ऑल्सो एंड पब्लिक इंटरफेस। सीआईएसएफ इज द ओनली सीएपीएफ है, मतलब सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स है, जो डेली इंटरेक्शन करती है पब्लिक के साथ, विद डेली डायरेक्ट इंटरेक्शन विद द पब्लिक थ्रू एयरपोर्ट्स, दिल्ली मेट्रो एंड हेरिटेज मॉन्यूमेंट्स। तो सीआईएसएफ का कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ने के बाद there is a question for you and I am waiting for your answer. Please try to solve this question. तो हम लोग सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को, आते हैं सीधे स्टेटमेंट 3 पे। स्टेटमेंट 3 क्या बोल रहा है, सीआईएसएफ करेंटली प्रोवाइड्स सिक्योरिटी कवर टू ऑल मेजर एंड नॉन मेजर सीपोर्ट। ऐसा नहीं है, हम लोग अभी देखें कि करेंटली सीआईएसएफ इज प्रोवाइडिंग ओनली
security coverage only to all major seaports in India, means 13 major seaports in India. So statement 3 is incorrect. It means option B and option D is incorrect. Option 1 is common in both A and C. तो आते हैं स्टेटमेंट 2 पे. स्टेटमेंट 2 क्या बोल रहा है? प्राइवेट सीपोर्ट्स हैंडलिंग कार्गो विल नाउ बी ब्रॉट अंडर ए यूनिफॉर्म सिक्योरिटी फ्रेमवर्क लेड बाय सीआईएसएफ एज ए सॉवरेन एंटिटी. ये सही है. तो स्टेटमेंट 2 सही है. इसका मतलब स्टेटमेंट 1 is becomes wrong. It means statement 1 and 2 is correct answer. Means C is the correct answer. Next article is, जैसा कि हम लोग ने कल देखा है कि हमारा जो तेजस इंडियन एयरफोर्स का जो तेजस प्लेन है कल क्या क्रैश किया है इन दुबई एयर शो. इट वाज वेरी सैड न्यूज, बट उस न्यूज के बारे में हम लोग थोड़ा देखेंगे. तेजस के बारे में थोड़ा जानने की कोशिश करेंगे क्या है. तो हुआ क्या है? इंडियन एयरफोर्स तेजस फाइटर जेट क्रैश एट दुबई एयर शो. तो क्या हुआ था? एयरक्राफ्ट क्रैश ड्यूरिंग द दुबई एयर शो ऑन फ्राइडे रिजल्टिंग इन द डेथ ऑफ पायलट विंग कमांडर नमन श्याल. द क्रैश टुक प्लेस अराउंड 2 PM लोकल टाइम एट द कौन सा एयरपोर्ट का क्या नाम था? तो अल मखतूम इंटरनेशनल एयरपोर्ट, which served as the venue for the event. The incident occurred on the final day of the air show. एयर शो का लगभग खत्म होने वाला था, कल लास्ट डे था और उसके बाद ये इंसिडेंट हुआ है. सो दुबई एयर शो इज द लार्जेस्ट एविएशन इवेंट इन द रीजन एंड फीचर्ड एज एरियल एंड स्टैटिक डिस्प्ले ऑफ वेरियस मिलिट्री एंड कमर्शियल एयरक्राफ्ट, डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ यूएवी, ड्रोन्स एंड हेलीकॉप्टर्स. नियरली 100 एयरफोर्स टीम फ्रॉम डिफरेंट कंट्री पार्टिसिपेट किया था इन दुबई एयर शो. So this crash marks the second तेजस एक्सीडेंट. ये फर्स्ट तेजस का फर्स्ट एक्सीडेंट नहीं है, इट इज द सेकंड एक्सीडेंट. इन द रिसेंट ईयर अर्लियर ऑन मार्च 2024 a single engine तेजस फाइटर had crashed near जैसलमेर. So issue is the indigenous तेजस एयरक्राफ्ट has a long development story. धीरे धीरे डेवलप हुआ है तेजस को और कॉन्सेप्चुलाइज हुआ था इन 1984 और अंडरटुक इट्स मेडन फ्लाइट ऑन जनवरी 2001. ऑफिशियली तेजस का नाम दिया गया था हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी इन 2003. द तेजस इज 4.5 जनरेशन सिंगल इंजन मल्टी रोल फाइटर जेट डिजाइंड एंड बिल्ट इंडिजिनियसली इन इंडिया. इसलिए इस पे ज्यादा चर्चा हो रहा है क्योंकि इंडिजिनियसली मेड था और उसको बनाया था HAL ने. हम लोग और थोड़ा सा देखते हैं. सो डेवलपमेंट कौन किया था? Light combat aircraft program began in late 1980s with the primary objective of replacing aging aircraft such as MiG-21 and Sukhoi 7. जो पुराने हमारे एयरक्राफ्ट हो रहे थे फाइटर एयरक्राफ्ट, उसको रिप्लेस करने के लिए LCA तेजस को कॉन्सेप्चुलाइज किया गया था. एंड द एरोनॉटिक डेवलपमेंट एजेंसी ADA ऑफ द DRDO स्पेयर हेडेड द डिजाइन एंड डेवलपमेंट प्रोसेस. तो पूरा डिजाइन एंड डेवलपमेंट प्रोसेस DRDO के थ्रू हो रहा था. और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड क्या कर रहा था? फंक्शन एज द मेन इंडस्ट्रियल पार्टनर एंड मैन्युफैक्चरर. HAL क्या कर रहा था? उसको मैन्युफैक्चरर, HAL उसका मैन्युफैक्चरर था, मींस मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी में इन्वॉल्व था. तेजस ऑफिशियली इंटर सर्विस विद द इंडियन एयरफोर्स इन जुलाई 2016. 2016 में उसको एयरफोर्स में इंडक्ट कर लिया गया. एंड इट इज द सेकंड इंडिजिनियस फाइटर एयरक्राफ्ट डेवलप्ड इन इंडिया आफ्टर, हाल ने ही डेवलप किया था HF-24 मरूत के बाद LCA तेजस को डेवलप किया गया और दोनों क्या है? इंडिजिनियसली डेवलप्ड है. तो उसका रोल क्या था तेजस का? तो ऑफेंसिव एयर सपोर्ट, क्लोज एयर कॉम्बैट एंड ग्राउंड अटैक ऑपरेशन. इट सपोर्ट्स अ वाइड रेंज ऑफ मॉडर्न वेपन्स फॉर बोथ एयर टू एयर एंड एयर टू सरफेस मिशन इंक्लूडिंग प्रिसीजन गाइडेड म्यूनिशन. सो कुछ वेरिएंट्स है तेजस का. तो तेजस मार्क 1, तेजस मार्क 1A एंड तेजस ट्रेनर. तो ट्रेनर जो है 2 सीटर है, ट्रेनिंग कॉन्फ़िगरेशन के साथ आता है. और तेजस मार्क 1 एंड तेजस मार्क 1A ये अभी एक्टिवेट है इन इंडियन एयरफोर्स. फीचर क्या है? कुछ फीचर्स है. इट इज रिकॉग्नाइज्ड एज द स्मॉलेस्ट एंड लाइटेस्ट एयरक्राफ्ट इन द कैटेगरी ऑफ कंटेम्परेरी सुपरसोनिक फ्लाइट. जितने भी सुपरसोनिक फाइटर्स हैं उसमें सबसे कम वेट का है ये. द एयरक्राफ्ट यूज ए टेललेस कंपाउंड डेल्टा विंग कॉन्फ़िगरेशन फीचरिंग ए वर्टिकल फिन बट नो हॉरिजॉन्टल टेल. तो देख सकते हैं
इसका वेट क्या है 5450 kg, और ये मैक्सिमम टेक ऑफ वेट है इसका लगभग 13,500 kg। सो इट इज पावर्ड बाय सिंगल जनरल इलेक्ट्रिक F404 GE जनरल इलेक्ट्रिक का एक इंजन है, एंड ऑपरेटेड वर्जन प्रोवाइडिंग इनहैंस्ड परफॉर्मेंस। तो हम लोग जैसे देखा कि सपोर्ट करता है एयर टू एयर मिसाइल, एयर टू एयर सरफेस मिसाइल, प्रिसीजन गाइडेड बॉम्ब्स एंड कन्वेंशनल एम्यूनिशंस। सो लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस के बारे में ये न्यूज था, और उस बेस्ड ऑन दिस न्यूज इट इज अ क्वेश्चन फॉर यू, ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन गाइस। तो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को, आते हैं सीधे स्टेटमेंट 4 पे। स्टेटमेंट 4 क्या बोल रहा है, द तेजस मार्क 1 वेरिएंट है ट्विन इंजन, नहीं ट्विन इंजन नहीं है, इसमें सिंगल इंजन है। सो स्टेटमेंट 4 बिकम्स इनकरेक्ट। स्टेटमेंट 1 पे आते हैं। स्टेटमेंट 1 इज तेजस इंडिया फर्स्ट इंडिजिनियसली डेवलप्ड फाइटर एयरक्राफ्ट, नहीं हम लोग देखे इसके पहले मरूद था, तो इट इज ऑल्सो इनकरेक्ट। इट मीन्स 1 and 3 इज इनकरेक्ट, इट मीन्स ओनली 2 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आर्टिकल इज ईरान फॉरेन मिनिस्ट्री स्लैम्स IAEA डिमांड। तो IAEA मतलब हम लोग जानते हैं इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी जो है वो न्यूक्लियर वेपन को एक्सपेंशन को रोकने के लिए काम करती है, और उसके कारण IAEA ने कुछ डिमांड रखी थी जिसको ईरानियन फॉरेन मिनिस्ट्री ने उसको रिब्यूट किया। तो देखते हैं क्या बोल रहा है। ईरान फॉरेन मिनिस्टर क्रिटिसाइज ए रिजोल्यूशन पास्ड बाय द United Nations nuclear watchdog, the IAEA board of governors labeling it is a anti Iranian। उन्होंने बोला है उनका फॉरेन मिनिस्टर कि जो भी आप लोग रेजोल्यूशन पास किए हैं वो एंटी ईरानियन है इन द नेचर। द रेजोल्यूशन अडॉप्टेड ऑन थर्सडे बाय द इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी कॉल्ड ऑन ईरान, और क्या बोला, टू फुल्ली कोऑपरेट विद द एजेंसी, प्रोवाइड एक्यूरेट एंड डिटेल इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग स्टॉक पाइल ऑफ यूरेनियम enriched close to the weapon grade level and allow IAEA inspectors access to various Iranian and nuclear facility। तो उन्होंने 3 डिमांड रखे थे कि सबसे पहले एजेंसी से फुल्ली कोऑपरेट कीजिए, सेकेंड आप इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कीजिए आपके स्टॉक पाइलिंग के बारे में, मतलब जो यूरेनियम इनरिचमेंट कर रहे हैं आप उसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन है उसको शेयर कीजिए, और थर्ड जो IAEA का इंस्पेक्टर है उसको अलाउ कीजिए टू विजिट ईरानियन न्यूक्लियर फैसिलिटीज। तो थोड़ा सा IAEA के बारे में जानते हैं, है क्या। तो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी इज एन इंटर गवर्नमेंटल बॉडी दैट प्रमोट्स द पीसफुल यूज ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी एंड प्रिवेंट्स इट्स यूज फॉर मिलिट्री पर्पस इंक्लूडिंग न्यूक्लियर वेपन्स। तो इसका मतलब क्या है कि एक इंटरनेशनल एजेंसी है और वो पीसफुल यूज ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी को प्रमोट करती है, लेकिन आप न्यूक्लियर एनर्जी से मिलिट्री पर्पस के लिए यूज नहीं कर सकते हैं, मींस न्यूक्लियर वेपन को बनाने में यूज नहीं कर सकते हैं। स्टेब्लिश हुआ था इन 1957, इट्स फंक्शन एज द वर्ल्ड्स एटम्स फॉर पीस, है ना इसका मोटो है। ऑर्गेनाइजेशन अंडर द UN सिस्टम गाइडेड बाय इट्स फाउंडिंग ट्रीटी एज स्टैट्यूट ऑफ द IAEA। द एजेंसी रिपोर्ट टू बोथ, दोनों को रिपोर्ट करती है, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली को भी और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को भी। सो इट, और इसका हेडक्वार्टर है वियना ऑस्ट्रिया में। इन 2005 द IAEA रिसीव द नोबेल पीस प्राइज, उनको नोबेल पीस प्राइज भी मिला है फॉर इट्स एफर्ट्स टुवर्ड्स इंश्योरिंग ग्लोबल न्यूक्लियर सेफ्टी एंड पीस। तो अभी टोटल 178 मेंबर्स हैं इन दिस ऑर्गेनाइजेशन एंड इंडिया इज ए फाउंडिंग मेंबर ऑफ IAEA। चलो, बेस्ड ऑन IAEA देयर इज अ क्वेश्चन फॉर यू, ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। I am waiting for your answer.
सो हम सॉल्व करने चलो अब सॉल्व करने की कोशिश करते हैं इस क्वेश्चन को। स्टेटमेंट 1 पे आते हैं। स्टेटमेंट 1 क्या बोल रहा है? द IAEA रिपोर्ट्स ओनली टू द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। नहीं, ये दोनों को रिपोर्ट करता है, UNGA को भी और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को भी, है ना, दोनों को रिपोर्ट करता है। इसमें इट मीन्स स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट। इट मीन्स ऑप्शन बी एंड ऑप्शन डी बिकम्स रॉन्ग। इन ऑप्शन ए एंड ऑप्शन सी 2 and 3 इज कॉमन। हम लोग सीधे स्टेटमेंट 4 को पढ़ते हैं। तो स्टेटमेंट 4 में बोला इट हेडक्वार्टर्स इज लोकेटेड इन वियना ऑस्ट्रिया, ये करेक्ट है। इट मीन्स ऑप्शन सी बिकम्स करेक्ट। चलो नेक्स्ट आर्टिकल इज, हम एक्चुअली ये प्लेस एंड न्यूज में है ये आर्टिकल। किन्शासा डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो का कैपिटल है। जो किन्शासा जो है, हम लोग इस मैप में देख सकते हैं, ये डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो है और उसका कैपिटल है किन्शासा। किन्शासा में कुछ हादसे हुए हैं, मेजर हादसा हुआ, मेजर किलिंग हुआ है, जिसके कारण ये एरिया जो है अब न्यूज में है ना। किन्शासा इज इन द न्यूज। तो हम लोग प्लेस इन द न्यूज को थोड़ा डिस्कस करेंगे। हमें पता है कि 1 या 2 क्वेश्चन हर साल यूपीएससी पूछती है इससे। तो क्या है? यूनाइटेड नेशन मिशन इन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो रिपोर्टेड दैट 89 सिविलियंस वेर किल्ड इन ईस्टर्न डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कॉन्गो लास्ट वीक। और क्यों हुआ है? तो इस्लामिस्ट मिलिटेंट ग्रुप इंक्लूडिंग द एलिड डेमोक्रेटिक फोर्सेस कैरिड आउट द अटैक्स। तो थोड़ा सा अटैक हुआ है, इसके कारण न्यूज में है। थोड़ा सा हम लोग कॉन्गो के बारे में जानते हैं और इस रीजन के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, ये रीजन है ना, एंड इसके सराउंडिंग के बारे में। तो सबसे पहले देखेंगे डीआरसी, एक पॉलिटिकल फीचर क्या है इसका। तो अफ्रीका सेकंड लार्जेस्ट कंट्री है, शेयरिंग बॉर्डर विद अंगोला, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, साउथ सुडान, युगांडा, रवांडा, ये सब टोटल 9 कंट्री से बॉर्डर शेयर करता है। पोसेस है स्मॉल कोस्ट लाइन अलोंग द अटलांटिक ओशियन इन द साउथ वेस्ट। तो हम देख सकते हैं कि साउथ वेस्ट में इधर अटलांटिक ओशियन है, अटलांटिक ओशियन से अपना बॉर्डर शेयर कर रहा है इन द नैरो मार्जिन। एंड मेजर कॉन्फ्लिक्ट जोन इंक्लूड्स नॉर्थ कीवू, साउथ कीवू एंड इतूरी। ये सारे प्रोविंस को हमें याद रखना है क्योंकि हर समय न्यूज में रहता है। नॉर्थ कीवू, साउथ कीवू एंड इतूरी। ओके, सो कुछ ज्योग्राफिकल फीचर है, इंटरेस्टिंग फीचर है। तो इंक्लूड्स द मिनरल रिच कटंगा प्लेटू। कटंगा प्लेटू का पार्ट है, हम लोग जानते हैं कि कटंगा प्लेटू इज इन द साउथ ऑफ अफ्रीका। सो ये पूरा रीजन जो है, ये पूरा रीजन कटंगा प्लेटू का रीजन है। अंगोला, जाम्बिया, इट ऑल्सो कम्स अंडर द कटंगा प्लेटू रीजन। सो क्योंकि कटंगा प्लेटू का रीजन है, इसका मतलब क्या है कि ये मिनरल रिच रीजन है। सो नोन फॉर कोबाल्ट, कॉपर, टिन, यूरेनियम एंड डायमंड्स। द कैपिटल सिटी किन्शासा जो अभी न्यूज में था, उसके बारे में बोल रहे हैं, लाइज ऑन द कॉन्गो रिवर, द ओनली अफ्रीकन रिवर दैट क्रॉसेस द इक्वेटर ट्वाइस। हम देख सकते हैं यहाँ पे कि किन्शासा जो है ये कॉन्गो रिवर है, ये कॉन्गो रिवर जा रही है और इसके जस्ट कॉन्गो रिवर के किनारे इसका कैपिटल है। और कॉन्गो रिवर का एक कैरेक्टरिस्टिक है, इट इज ओनली रिवर इन द वर्ल्ड दैट क्रॉसेस इक्वेटर इन इक्वेटर ट्वाइस। ठीक है, so encompasses the Congo basin, a large central lowland covered by tropical rainforest alongside extensive savanna area। चारों ओर सवाना एरिया है और बीच में कॉन्गो रेन फॉरेस्ट है। इट होस्ट मेजर लेक सच ए लेक टंगानेइका। ये इस लेक के बारे में ऑलरेडी यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछ लिया है। लेक अल्बर्ट, लेक एडवर्ड एंड लेक कीवू। चलो इतना सारा इंफॉर्मेशन के साथ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के बारे में एक ये क्वेश्चन है। ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। चलो हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। आते हैं सीधा स्टेटमेंट 2 पे। स्टेटमेंट 2 क्या है? द डीआरसी शेयर्स अ लैंड बॉर्डर विद मोर कंट्री देन एनी अदर अफ्रीकन नेशन। ये गलत है। डीआरसी जो है लगभग 9 कंट्री से अपना बॉर्डर शेयर करता है, 9 कंट्री से, हम लोग जैसा अभी पढ़ा था। इसके बाद सूडान जो है, सूडान इज ऑल्सो शेयरिंग विद इट्स बॉर्डर विद 9 कंट्रीज। सो मतलब इसका मतलब क्या है? डीआरसी जो है हाईएस्ट
बॉर्डर शेयरिंग कंट्री नहीं है, इसका मतलब स्टेटमेंट 2 बिकम्स रॉन्ग। स्टेटमेंट 2 इज रॉन्ग, इट मीन्स ए, सी एंड डी इज इनकरेक्ट, इट मीन्स बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आर्टिकल इज ट्रम्प्स एब्सेंस मेक्स G20 सेफ फॉर मोदी सेज कांग्रेस। कांग्रेस ने एक्चुअली अगला G20 जो है जोहान्सबर्ग में होने वाला है ना, और वहां पे ट्रम्प ने बोला है कि हम G20 में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। इसके कारण कांग्रेस ने क्रिटिसाइज किया है कि अब मोदी के लिए ये सेफ है ना, नाउ मोदी कैन विजिट G20 समिट और रिप्रेजेंट G20 समिट सेफली एंड सिक्योरली। तो उसी के बारे में तो हम लोग थोड़ा G20 के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। कांग्रेस ने क्या बोला उससे हमको कोई मतलब नहीं है ना, गवर्नमेंट ने क्या अटैक किया ये भी हमें जानने की जरूरत नहीं है, हमें जानने की जरूरत है G20 के बारे में, G20 का और फंक्शन क्या है। So the Congress stated that Prime Minister Narendra Modi could attend the G20 summit in Johannesburg safely and securely because US President Donald Trump had boycotted the event. उन्होंने हाईलाइट किया कि G20 प्रेसिडेंसी हम लोग जानते हैं हर साल रोटेट करता है। इंडिया हेल्ड द प्रेसिडेंसी आफ्टर इंडोनेशिया इन नवंबर 2023 में इंडिया के पास प्रेसिडेंसी था, उसके बाद ब्राजील ने एज्यूम किया, तो ब्राजील एज्यूम इन नवंबर 2024। आफ्टर ब्राजील साउथ अफ्रीका इज नाउ एक्सपेक्टेड टू हैंड ओवर द, ब्राजील के बाद साउथ अफ्रीका इस साल कर रहा है 2025 में, कहाँ इन जोहान्सबर्ग, एंड आफ्टर साउथ अफ्रीका it is expected that it will hand over the presidency to the US. So expected to hand over the presidency to the US, which is not attending the summit. The next G20 summit will be held in US a year from now. तो हम लोग सीधा G20 के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। G20 है क्या? तो हम लोग मालूम है कि G20 एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हर कंट्री के फाइनेंस मिनिस्टर, मतलब जो G20 के जो पार्टिसिपेंट हैं उनके फाइनेंस मिनिस्टर और सेंट्रल बैंक गवर्नर पार्टिसिपेट करते हैं। So G20 is a platform comprising finance ministers and central bank governors from 19 countries plus the European Union. फॉर्म हुआ था इन 1919। It is initially focused on global economic and financial issue, और 2008 में जब फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस, तो इट वाज एलिवेटेड टू ए लीडर समिट लेवल टू मैनेज द ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस। इट फंक्शन एज ए फोरम नॉट ए लॉ मेकिंग बॉडी। एक फोरम है जहाँ पे हम लोग इश्यूज को डिस्कस करते हैं। It is not a law-making body. Its decisions are not binding, but strongly shape global economic policy. तो इतने सारे कंट्री जो हैं हम लोग देख सकते हैं, ये सारे कंट्री G7 में है, ये सारे कंट्री रसिया को और इंक्लूड कर देंगे तो इट इज G8, एंड इन सारे कंट्री को और ऐड कर देंगे तो इट मेक्स द पार्ट ऑफ G20। तो मेंबर कंट्री हम लोग देख सकते हैं लगभग टोटल 19 कंट्री है और एक यूरोपियन यूनियन है, दोनों मिला के 20 मेंबर होते हैं, लाइक अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, इंडोनेशिया, इटली, जापान, ये सब सारे कंट्री जो हैं G20 के मेंबर हैं। कुछ कुछ स्पेशल इन्वाइटीज हैं लाइक यूनाइटेड नेशन, IMF, वर्ल्ड बैंक, ये सब को स्पेशली इन्वाइट किया जाता है। ऑब्जेक्टिव क्या है G20 का? तो ऑब्जेक्टिव है सबसे पहले आया ही था इसलिए ग्लोबल इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को स्ट्रेंथन करने के लिए, प्रमोट करने के लिए, और ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रमोट करने के लिए, है ना, क्योंकि इसका ये बना ही था ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के अगेंस्ट में। सो इनकरेज सस्टेनेबल एंड इंक्लूसिव डेवलपमेंट, टैकलिंग क्लाइमेट चेंज एंड इनइक्वालिटी, कोऑर्डिनेट क्राइसिस रिस्पॉन्स इंक्लूडिंग फाइनेंशियल एंड हेल्थ इमरजेंसीज, इनहेंस ग्लोबल कोऑपरेशन ऑन ट्रेड, इन्वेस्टमेंट एंड innovation, and next last one is amplify representation of emerging economy and global south. So G20 पे now there is a question for you guys, please try to solve this question. क्योंकि प्रीलिम्स अब आने वाला है ना, सो हम लोग फोकस कर रहे हैं, मेजर फोकस कर रहे हैं प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से आर्टिकल को डिस्कस करने का। अभी सारे आर्टिकल लगभग मेजरली प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस किए जाते हैं। तो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। आते हैं फर्स्ट स्टेटमेंट पे। स्टेटमेंट फर्स्ट की इज द G20 प्रेसिडेंसी रोटेट्स एनुअली अमंग इट्स मेंबर विद इंडिया होल्डिंग द प्रेसिडेंसी आफ्टर इंडोनेशिया 2023। ये स्टेटमेंट सही है। स्टेटमेंट 2 इज G20 इज लीगली बाइंडिंग इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। ये गलत है, अभी हम लोग देखें कि लीगली बाइंडिंग नहीं है, इट इज ए फोरम ऑफ डिस्कशन, है ना। तो इसका मतलब स्टेटमेंट 2 बिकम्स इनकरेक्ट। इट मींस बी
एंड डी इज इनकरेक्ट। 1 and 3 इज कॉमन इन बोथ। स्टेटमेंट 4 पे आते हैं। स्टेटमेंट 4 क्या है? G20 इंक्लूड 20 कंट्रीज परमानेंट मेंबर इंक्लूडिंग गेस्ट नेशन। नहीं, 20 कंट्री नहीं है, इसमें 19 कंट्रीज प्लस यूरोपियन यूनियन है ना। सो स्टेटमेंट 4 इज ऑल्सो इनकरेक्ट। इट मीन्स ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आर्टिकल इज प्रोटेस्टर्स क्लैश विद पुलिस फॉर ए सेकेंड डे एट संगाई फेस्टिवल। हम लोगों को मालूम है कि संगाई फेस्टिवल होता है इन मणिपुर, है ना, ऑन द नेम ऑफ संगाई डियर, उसके नाम से होता है और हर साल होता है मणिपुर में। लेकिन हमें मालूम है कि अभी मणिपुर में सिचुएशन इज नॉट गुड बिकॉज ऑफ ट्राइबल कॉन्फ्लिक्ट इन मणिपुर, लाइक कुकी जो एंड मिति समुदाय में भी जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहे थे, उसके कारण सिचुएशन इज नॉट अंडर कंट्रोल। उसके कारण कॉन्फ्लिक्ट हुआ है और प्रोटेस्टर जो है कॉन्फ्लिक्ट में है ड्यूरिंग द संगाई फेस्टिवल सेलिब्रेशन। सो हम लोग देखते हैं संगाई फेस्टिवल के बारे में जानेंगे और संगाई डियर के बारे में भी जानने की कोशिश करेंगे, जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो द संगाई फेस्टिवल इन मणिपुर बिगेन ऑन फ्राइडे बट अटेंडेंस वाज अफेक्टेड ड्यू टू protest by internally displaced person, IDP and NGO members. Many protesters opposed holding the annual festival being organized after 2 years, arguing that the state government should prioritize resolving the ongoing ethnic conflict and rehabilitating IDP. उन लोगों का मानना है कि इसे फेस्टिवल बंद कीजिए। सबसे पहले जो कंडीशन खराब है स्टेट में, है ना, जो इशू बहुत पिछले 2-3 साल से चल रहे हैं, उसको रिजोल्व करने की कोशिश कीजिए। जो एथनिक कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं बिटवीन द अदर डिफरेंट एथनिक ग्रुप इन द मणिपुर, तो उसको पहले खत्म करने की कोशिश किया जाए। सो एथनिक कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द ट्राइबल कुकी जो एंड नॉन ट्राइबल मिति कम्युनिटी, हम लोग अभी देखें कि 2 एथनिक ग्रुप के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है जिसका नाम है कुकी एंड मिति, बिगेन ऑन 2023 और वो अभी तक चलता आ रहा है। मीन सिचुएशन इज नॉट अंडर कंट्रोल। तो थोड़ा हम लोग देखते हैं मणिपुर संगाई फेस्टिवल के बारे में। आप इस इन्फोग्राफिक से देख सकते हैं कि लोग किस तरह से फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं। सो सेलिब्रेटेड एनुअली इन मणिपुर फ्रॉम 21 to 30 नवंबर, लगभग 8-10 दिन का ये सेलिब्रेशन होता है और उसका एम होता है टू प्रमोट मणिपुर एज ए वर्ल्ड क्लास टूरिज्म डेस्टिनेशन। मीन्स मणिपुर को ग्लोबल प्लेटफॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए ये फेस्टिवल हर साल आयोजित किया जाता है। नेम्ड आफ्टर द संगाई द स्टेट एनिमल ऑफ मणिपुर, संगाई डियर के नाम से इसका नाम रखा गया है, जो कि स्टेट एनिमल ऑफ मणिपुर है। फर्स्ट ऑर्गेनाइज इन 2010 और इसका ये हाईलाइट करता है टूरिज्म पोटेंशियल थ्रू आर्ट्स एंड कल्चर, हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट, इंडिजिनियस स्पोर्ट्स, ट्रेडिशनल क्यूजिन, म्यूजिक एंड परफॉर्मेंस, इन सबको प्रमोट करने की कोशिश करता है। थोड़ा संगाई डियर के नाम जानते हैं, जिसको हम लोग ब्रो एंटीलर डियर भी बोलते हैं। तो कॉमन नेम है संगाई, जिसको ब्रो एंटीलर डियर और डांसिंग डियर बोलते हैं। और इसका पॉपुलेशन अप्रोक्सीमेटली 260 था इन 2016 में, लेकिन अभी इन 2023-24 इट रिड्यूस टू अप टू 64। सो ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड कंडीशन में आ गया है ना, इंडेंजर्ड कैटेगरी में आ चुका है। इसका पॉपुलेशन वेरी डिक्लाइन हुआ एट द रेट ऑफ वेरी फास्ट। सो हैबिटेट रिस्ट्रिक्टेड टू केबुल लेमजाओ नेशनल पार्क, हम लोग को मालूम है बहुत इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है केबुल लेमजाओ नेशनल पार्क मणिपुर में, जो कि सिचुएटेड है ऑन द फुमडी, है ना। फुमडी इज फ्लोटिंग लेक ऑन द लोकतक लेक, है ना। लोकतक लेक में एक फ्लोटिंग बायोमास है जिसको फुमडी बोलते हैं, और उसके ऊपर ये केबुल लेमजाओ नेशनल पार्क है और यही उसका हैबिटेट है, किसका? संगाई डियर का। तो इस डियर का कैरेक्टरिस्टिक क्या है? तो सबसे पहले मीडियम साइज डियर विद डिस्टिंक्टिव लॉन्ग ब्रॉड टाइम्स फॉर्मिंग द मेन एंटीलर बीम। दूसरा, एंटीलर्स अपीयर टू इमर्ज फ्रॉम द आईब्रोज गिविंग द नेम ब्रो एंटीलर डियर। और पोसेस ए डार्क रेडिश ब्राउन कोट इन विंटर व्हिच बिकम्स लाइटर ड्यूरिंग द समर एंड मूव्स द डेलिकेट हॉपिंग स्टेप्स ऑन द फ्लोटिंग वेजिटेशन। क्योंकि डेलिकेट स्टेप के साथ मूव करता है, इसलिए इसका नाम रखा गया है डांसिंग डियर। सो इट अर्निंग द नेम डांसिंग डियर।
कंजर्वेशन स्टेटस में हम लोग देख सकते हैं, पहले हम लोग देखे हैं कि स्टेट एनिमल ऑफ मणिपुर इसको बनाया गया है सो दैट इसको कंजर्व किया जाए। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के शेड्यूल 1 में इसको रखा गया है और क्लासिफाई किया गया है एज ए इंडेंजर्ड ऑन द IUCN रेड लिस्ट। तो बेस्ड ऑन दिस डिस्कशन देयर इज ए क्वेश्चन फॉर यू गाइज, ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। स्टेटमेंट हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, सीधा स्टेटमेंट 3 पे आते हैं। स्टेटमेंट 3 क्या बोल रहा है? द संगाई डियर इज लिस्टेड एज ए वल्नरेबल ऑन द IUCN रेड लिस्ट। ये वल्नरेबल नहीं है, ये इंडेंजर्ड है ना, इट इज इंडेंजर्ड। इट मीन्स स्टेटमेंट 3 इज इनकरेक्ट, मीन्स C एंड D इज इनकरेक्ट। अब ऑप्शन A और B में 2 कॉमन है दोनों में, हम लोग सीधे ऑप्शन स्टेटमेंट 1 पे आते हैं। स्टेटमेंट 1 क्या बोल रहा है? The Sangai festival is organized every year in Manipur during the month of November to showcase the state tourism, cultures and indigenous sports। ये स्टेटमेंट सही है, तो स्टेटमेंट 1 सही है, इसका मतलब स्टेटमेंट A becomes correct, स्टेटमेंट B is also incorrect। So that's all for the today guys and thanks for watching। We will meet Monday at the same time with some most important article of the Hindu newspaper that would be very much relevant for upcoming UPSC CSC examination, and for that time all the best to all of you. Good night।